भारतीय संविधान में उप प्रधानमंत्री का प्रावधान कहाँ पर किया गया है? अब तक कुल कितनी बार उप प्रधानमंत्री पद का सृजन किया गया है? हेलो एवरीवन, मैं सुमित, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद आकांक्षा एंड सुमित में स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग उप प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और सबसे पहले बात करते हैं उप प्रधानमंत्री के संवैधानिक प्रावधान के बारे में, अर्थात संविधान में उप प्रधानमंत्री का प्रावधान कहाँ पर किया गया है या इनका उल्लेख कहाँ पर किया गया है। तो यहाँ देखिए लिखा गया है कि उप प्रधानमंत्री पद का प्रावधान संविधान में कहीं भी नहीं किया गया है, लेकिन इसके बावजूद समय समय पर उप प्रधानमंत्री पद का सृजन राजनीतिक कारणों से सत्ताधारी पार्टी द्वारा संवैधानिक प्रावधानों से हटकर किया जाता है। अब चलिए इन दोनों बातों को मिलाकर समझते हैं। सबसे पहले क्या पढ़े कि संविधान में इस पद का उल्लेख या प्रावधान कहीं भी नहीं किया गया है, किसी भी अनुच्छेद के तहत नहीं किया गया है, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद भी क्या होता है कि समय समय पर यह देखा गया है कि इस पद का सृजन अर्थात इसकी उत्पत्ति सत्ताधारी पार्टी द्वारा, सत्ताधारी पार्टी कहने का मतलब जिस पार्टी या जिस दल की सरकार है, तो वह सत्ताधारी पार्टी के द्वारा राजनीतिक कारणों से, मतलब कारण क्या होता है इस पद का सृजन करने के लिए कि वह राजनीतिक कारण होता है, कोई संवैधानिक कारण नहीं है, क्योंकि संविधान में प्रावधान ही नहीं है, तो इसलिए संवैधानिक कारण नहीं है, बल्कि राजनीतिक कारणों से, संवैधानिक प्रावधानों से हटकर किया जाता है। संवैधानिक प्रावधानों से हटकर कहने का मतलब कि इसका प्रावधान संविधान में है नहीं, इसलिए उससे हटकर राजनीतिक कारणों के वजह से इस पद का सृजन किया जाता है सत्ताधारी पार्टी के द्वारा। तो इस प्रकार उप प्रधानमंत्री का पद पूर्ण रूप से गैर संवैधानिक पद अथवा राजनीतिक पद है। गैर संवैधानिक पद कहने का मतलब कि क्योंकि इस पद का उल्लेख या प्रावधान संविधान में नहीं किया गया है, इसी वजह से इस पद को गैर संवैधानिक पद कहा जाता है। या फिर राजनीतिक पद, राजनीतिक कहने का मतलब क्या होता है कि जिसका उल्लेख संविधान में नहीं किया गया हो। तो उसी तरह से उप प्रधानमंत्री पद का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है, तो इसी वजह से यह एक राजनीतिक पद है या फिर यह एक गैर संवैधानिक पद है। दोनों बात बराबर है। अब मान लीजिए कि अगर यहाँ से आपसे यह पूछा जाए कि किसी व्यक्ति को उप प्रधानमंत्री कहना या उप प्रधानमंत्री नियुक्त करना, तो यह कैसा निर्णय हो सकता है? यह एक राजनीतिक निर्णय हो सकता है, क्योंकि अभी आप पढ़े कि राजनीतिक कारणों से ही इस पद का सृजन किया जाता है। तो इसी वजह से किसी व्यक्ति को उप प्रधानमंत्री कहना या किसी व्यक्ति को उप प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करना, यह एक राजनीतिक निर्णय होता है, अर्थात राजनीतिक कारणों से लिया गया निर्णय होता है। अब चलिए बात करते हैं कि यहाँ हम यह तो समझ गए कि सत्ताधारी पार्टी के द्वारा इस पद का सृजन किया जाता है, और किस कारण से, तो राजनीतिक कारणों से किया जाता है। लेकिन सवाल अब यह उठता है कि आखिर उप प्रधानमंत्री कौन होते हैं, किसे उप प्रधानमंत्री बनाया जाता है। तो आइए इसका जवाब देखते हैं। इसे हम लोग 3 पॉइंट में समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य को उप प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। तो चलिए पहले पॉइंट से ही 2-3 बात स्पष्ट हो रहा है। सबसे पहले यह
क्लियर हुआ यहाँ पर कि उप प्रधानमंत्री जो बनते हैं तो वह मंत्री परिषद के ही सदस्य होते हैं। ठीक है, और इसकी नियुक्ति कौन करता है? उप प्रधानमंत्री के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति उप प्रधानमंत्री के रूप में कौन करता है? तो वह राष्ट्रपति करता है। किसकी सलाह पर? तो प्रधानमंत्री के सलाह पर करता है। अर्थात कहने का मतलब यह हुआ कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद के उसी सदस्य को उप प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है जिसकी सिफारिश प्रधानमंत्री ने किया हो। तो इसका मतलब यह हुआ कि किसे उप प्रधानमंत्री बनाना है और किसे नहीं बनाना है, तो यह स्वविवेकी शक्ति किसकी है? तो यह प्रधानमंत्री की है। प्रधानमंत्री यहाँ पर अपने विवेक का प्रयोग करता है। यह राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्ति नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री की स्वविवेकी शक्ति है। और ऐसे भी यह संवैधानिक प्रावधान तो है नहीं, संविधान में इसका प्रावधान है नहीं, यहीं पे हम लोग समझ चुके हैं। तो ऐसे भी यह राजनीतिक कारणों से इस पद का सृजन किया जाता है। और किसके द्वारा? तो सत्ताधारी पार्टी के द्वारा किया जाता है। तो इस वजह से इस पद के सृजन में जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है वह प्रधानमंत्री का ही होता है। अब चलिए बात करते हैं कि दूसरे पॉइंट की, कि वह यह है कि उप प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के अन्य मंत्रियों की स्थिति में कोई अंतर नहीं होता है। ठीक है, तो पहले पॉइंट में हम लोग क्या समझे कि उप प्रधानमंत्री जो बनता है वह मंत्री परिषद का ही सदस्य होता है। ठीक है, अब वह उप प्रधानमंत्री बन गया। लेकिन अब एक कंपेयर किया जाएगा कि मंत्री परिषद के जो अन्य मंत्री होते हैं और जिसे उप प्रधानमंत्री बनाया गया, उस दोनों में क्या अंतर है। तो देखिए, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, उनकी स्थिति में किसी भी तरह का अंतर नहीं होता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जिस तरह से प्रधानमंत्री मंत्री परिषद के किसी भी मंत्रियों को किसी भी समय त्यागपत्र देने के लिए कह सकते हैं या फिर उस मंत्री को उसके पद से हटाने के लिए राष्ट्रपति से किसी भी समय सिफारिश कर सकते हैं, ठीक उसी तरह से उप प्रधानमंत्री के मामले में भी है। अर्थात प्रधानमंत्री किसी भी समय उप प्रधानमंत्री को त्यागपत्र देने के लिए कह सकते हैं या फिर उप प्रधानमंत्री को उसके पद से हटाने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश किसी भी समय कर सकते हैं। अर्थात इनका कोई समय सीमा फिक्स नहीं है, कोई कार्यकाल फिक्स नहीं है कि इतने समय के लिए ही यह उप प्रधानमंत्री बनेंगे, ऐसा कोई समय सीमा फिक्स नहीं है। अच्छा, एक बात और भी आपको जानना है कि मान लीजिए कि जैसे लोकसभा का चुनाव होता है, ठीक है, तो चुनाव होने के बाद प्रधानमंत्री नियुक्त होता है और फिर मंत्री परिषद का गठन किया जाता है। तो क्या जिस तिथि को मंत्री परिषद का गठन किया जाता है तो उसी तिथि से ही उप प्रधानमंत्री का पद का सृजन किया जाता है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यह प्रधानमंत्री की स्वविवेकी शक्ति है। वह अपने एक कार्यकाल के दौरान किसी भी समय उप प्रधानमंत्री पद का सृजन कर सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए हम समझें कि मान लीजिए कि अभी ईस्वी 2023 से है, ठीक है, तो 2023 से 2028 तक का मान लीजिए एक लोकसभा कार्यकाल होता है। तो इस दौरान प्रधानमंत्री चाहे तो 2024 या 2025 अगर उन्हें लगे कि राजनीतिक कारणों से इस पद का सृजन करना अब जरूरी है तो वह तभी करेगा इस पद का सृजन। तो 2023 में मान लीजिए नए लोकसभा का गठन हुआ, तो अब प्रधानमंत्री को अगर लगा कि अगर हमें अभी ही करना चाहिए तो वह अभी भी कर सकते हैं। लेकिन अगर उन्हें 2 साल कार्य करने के बाद लगता है कि नहीं, अब हमें उप प्रधानमंत्री पद का सृजन करना चाहिए कुछ राजनीतिक कारणों की वजह से, तो वह 2 साल बाद भी कर सकते हैं। या फिर प्रधानमंत्री को अगर लगे कि अपने कार्यकाल के दौरान उप प्रधानमंत्री पद का सृजन करने की जरूरत नहीं है तो वह इसका सृजन नहीं भी कर सकते हैं। तो इस बातों को आपको ध्यान में रखना है। अर्थात उपराष्ट्रपति
उप प्रधानमंत्री पद का सृजन करने के लिए प्रधानमंत्री बाध्य नहीं है। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। इसमें लिखा गया है कि उप प्रधानमंत्री मंत्री के रूप में ही शपथ लेता है, लेकिन व्यवहारिक रूप से वह प्रधानमंत्री के बाद दूसरे स्थान पर होता है। तो यह तो आप समझ गए कि उप प्रधानमंत्री मंत्री के रूप में ही शपथ लेता है, और इसे शपथ कौन दिलाएगा? तो राष्ट्रपति ही दिलाएगा। ठीक है, मतलब जैसे अन्य मंत्रियों की बात होती है, ठीक वैसे ही उप प्रधानमंत्री की ही बात होती है। और दूसरे पॉइंट में यह क्लियर भी हो गई है कि उप प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के अन्य मंत्रियों की स्थिति में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, तो वही चीज यहां पर लिखा गया है कि वह मंत्री के रूप में ही शपथ लेते हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप से वह प्रधानमंत्री के बाद दूसरे स्थान पर होते हैं। तो इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि उप प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का सबसे वरिष्ठ मंत्री होता है, क्योंकि दूसरे स्थान का उसे दर्जा मिला हुआ है। तो इसी वजह से मंत्रिपरिषद का सबसे वरिष्ठ मंत्री उन्हें कहा जा सकता है। अब चलिए बात करते हैं कि उप प्रधानमंत्री का स्थान प्रधानमंत्री के बाद होता है, अर्थात दूसरे स्थान पर होता है। लेकिन अगर हम इनके अधिकार की बात करें तो उप प्रधानमंत्री को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस बात को आपको जानना है कि उप प्रधानमंत्री को किसी भी तरह का कोई अधिकार प्रदान नहीं किया गया है। लेकिन अगर इनके हम कार्य की बात करें तो इनका कार्य सिर्फ इतना ही है कि प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में उसके सभी कार्यों को उप प्रधानमंत्री करता है। ठीक है, जब प्रधानमंत्री नहीं रहते, उनकी अनुपस्थिति होती है, तभी जाकर ये प्रधानमंत्री के सभी कार्यों को करते हैं। लेकिन अगर अधिकार की बात बोलें कि अलग से इन्हें किसी भी तरह का कोई अधिकार प्रदान नहीं किया गया है। अब चलिए बात करते हैं कि देखिए, अभी हम लोग कार्य की बात कर रहे थे कि प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में उसके सभी कार्यों को करता है। लेकिन यहाँ देखिए नोट में लिखा गया है कि लेकिन वह का मतलब उप प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री की मृत्यु या त्याग पत्र के बाद उसका पद ग्रहण नहीं करता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोग यह पढ़ चुके हैं कि यदि प्रधानमंत्री का पद उनके मृत्यु या उनके त्यागपत्र से रिक्त होता है तो मंत्रिपरिषद स्वतः विघटित हो जाती है। तो इसी वजह से उप प्रधानमंत्री ये प्रधानमंत्री की मृत्यु या त्यागपत्र के बाद उसका पद ग्रहण नहीं करता है। अब चलिए बात करते हैं कि अब तक किसी भी सत्ताधारी पार्टी के द्वारा उप प्रधानमंत्री पद का सृजन कितनी बार की जा चुकी है। ठीक है, तो अब तक कुल 7 बार इस पद का सृजन किया गया है। तो 7 बार सृजन किया गया है, तो इसका मतलब 7 व्यक्ति उप प्रधानमंत्री बने होंगे। लेकिन यहां देखिए अगले पॉइंट में लिखा गया है कि उप प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, अर्थात अब तक कुल कितने व्यक्ति उप प्रधानमंत्री बने हैं, तो उसकी संख्या 8 है। तो यह कैसे? जबकि इस पद का सृजन अब तक कुल 7 बार किया गया है, लेकिन उप प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्तियों की संख्या 8 है, तो फिर यह अंतर कैसे आ रहा है, जबकि व्यक्तियों की संख्या भी 7 ही होनी चाहिए? तो इसका कारण है कि प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने अपने कार्यकाल के दौरान 2 लोगों को उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। तो आइए अब इस चार्ट को देखते हैं और यह क्रम समझ में भी आ जाएगा कि यह 8 कैसे हुआ है। तो यहाँ देखिए उप प्रधानमंत्री का क्रम एवं कार्यकाल के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला है कि वह है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनका कार्यकाल रहा था 15 अगस्त 1947 से 15 दिसंबर 1950। तो किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में इन्हें उप प्रधानमंत्री बनाया गया या किस प्रधानमंत्री के द्वारा इन्हें उप प्रधानमंत्री बनाया गया? तो इधर देखिए ब्लू कलर से जो लिखा गया है यह प्रधानमंत्री का लिस्ट है, और इधर ब्लैक कलर का जो लिखा गया है तो यह उप प्रधानमंत्री का लिस्ट है, और यहाँ कार्यकाल है उनका। तो जवाहरलाल नेहरू
जब प्रधानमंत्री थे तो उन्हीं के द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल को उप प्रधानमंत्री बनाया गया था। तो इस तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कहलाए। अब देखिए यहाँ थोड़ा कार्यकाल को देखा जाए तो यह 1947 से 1950 तक ही उप प्रधानमंत्री रहे, जबकि हम लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में पढ़ चुके हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू 1947 से 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। तो इस तरह से अभी जो हम आपको दूसरा पॉइंट समझाए थे कि प्रधानमंत्री कभी भी उप प्रधानमंत्री को त्यागपत्र देने के लिए कह सकता है। तो यह बात देखिए यहाँ प्रूफ भी कह रहा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू 1947 से 1964 तक प्रधानमंत्री रहे, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल 50 तक ही यह उप प्रधानमंत्री रहे। ठीक है, अब बात करते हैं भारत के दूसरे उप प्रधानमंत्री के बारे में। तो वो हैं मोरारजी देसाई, जो आगे चलकर भारत के प्रधानमंत्री भी बने थे। इनका कार्यकाल 13 मार्च 1967 से 19 जुलाई 1969 तक रहा। किस प्रधानमंत्री के द्वारा इन्हें उप प्रधानमंत्री बनाया गया था? तो इंदिरा गांधी के द्वारा। फिर बात करते हैं कि भारत के तीसरे उप प्रधानमंत्री के बारे में। तो तीसरे उप प्रधानमंत्री में दो व्यक्ति का नाम आता है, एक है चौधरी चरण सिंह और दूसरा है जगजीवन राम, और दोनों का कार्यकाल भी देखिए सेम है, 24 जनवरी 1979 से 28 जुलाई 1979 तक। तो प्रधानमंत्री उस समय कौन थे? तो मोरारजी देसाई। तो जब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने थे तो यह अपने कार्यकाल के दौरान दो लोगों को उप प्रधानमंत्री बनाए थे, एक चौधरी चरण सिंह को और दूसरा जगजीवन राम को। तो इसी वजह से अब तक उप प्रधानमंत्री पद का सृजन 7 बार किया गया है, लेकिन उप प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी हो गई? 8 हो गई। तो यहाँ आप जब जोड़िएगा तो यह टोटल 8 है, लेकिन पद का सृजन 7 बार ही किया गया है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि यहाँ देखिए जगजीवन राम से एक बात जानिए कि जब जगजीवन राम भारत के उप प्रधानमंत्री बने तो यह भारत के प्रथम दलित उप प्रधानमंत्री कहलाए। ठीक है, तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत के प्रथम दलित उप प्रधानमंत्री कौन थे तो वो होंगे जगजीवन राम। अब बात करते हैं भारत के चौथे उप प्रधानमंत्री के बारे में। तो वो हैं वाई.बी. चौहान। इनका कार्यकाल 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक रहा। और किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में? तो प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के कार्यकाल में। और इससे पहले देखिए चौधरी चरण सिंह उप प्रधानमंत्री रहे थे। फिर बात करते हैं 5वें उप प्रधानमंत्री के बारे में। तो वो हैं चौधरी देवीलाल। इनका कार्यकाल 2 दिसंबर 1979 से 1 अगस्त 1990 तक रहा। और किस प्रधानमंत्री के द्वारा इन्हें बनाया गया था उप प्रधानमंत्री? तो वह है प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह अर्थात वीपी सिंह के द्वारा। फिर बात करते हैं भारत के छठे उप प्रधानमंत्री कौन बने? तो फिर से चौधरी देवीलाल ही बने। इनका कार्यकाल इस बार 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक रहा। और इस बार किस प्रधानमंत्री के द्वारा इन्हें उप प्रधानमंत्री बनाया गया? तो इस बार प्रधानमंत्री थे चंद्रशेखर। तो अब देखिए चौधरी देवीलाल से जो एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि भारत के 2 बार उप प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति कौन हैं? तो वो होंगे चौधरी देवीलाल। फिर आपसे जो इससे पहले प्रश्न यह पूछा जाएगा कि किस प्रधानमंत्री के द्वारा 2 उप प्रधानमंत्री की नियुक्ति की गई थी? तो वह होगा मोरारजी देसाई, क्योंकि मोरारजी देसाई के द्वारा ही 2 उप प्रधानमंत्री की नियुक्ति की गई थी। अब बात करते हैं भारत के 7वें एवं अब तक के अंतिम उपराष्ट्रपति के बारे में। तो वो हैं लाल कृष्ण आडवाणी। तो इनका कार्यकाल 29 जून 2002 से 22 मई 2004 तक रहा। और किस प्रधानमंत्री के द्वारा इन्हें उप प्रधानमंत्री बनाया गया? तो वो थे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। तो यही था उप प्रधानमंत्री का चैप्टर। थैंक यू।